तो सेकंड पेपर का नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जब बात आती है या प्रबंधन की बात आती है तो प्रबंधन कोई ऐसा नहीं है कि हम लाइफ का ऐसा कोई पार्ट नहीं है। आप जो है शुरू से ही आपको भी सही ढंग से मैनेज किया जाता है। आपके पास पैसा है उसका भी आप एक मैनेजमेंट करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से कि कौन सी राशि कहाँ करना है। आप जो है कोई कार्यक्रम करते हैं उसका एक मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे आपका कार्यक्रम सफल हो। मैनेजमेंट जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारी डेली लाइफ में हमेशा यूज होते रहता है। तो जब ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते रहता है तो जब आप प्रबंधन की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यदि आप उसकी इंग्लिश में स्पेलिंग पढ़ते तो उसकी स्पेलिंग है MENEGEMENT मैनेजमेंट। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले है मैनेज MANAGE मैनेज प्लस MEN मेन और T का मतलब होता है टेक्निकल तरीके से। मतलब मेन का मतलब होता है लोगों से, T मतलब तरीके से, और मैनेज करना मतलब ये होगा कि लोगों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है सामान्य शब्दों। तो सामान्य जब आप परिभाषा लिखेंगे तो हमारी डेली लाइफ का ऐसा कोई पार्ट नहीं जब हम मैनेजमेंट का उपयोग ना करते। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हमारी डेली लाइफ में लगातार होता है। चाहे हम किसी भी रूप में अपना काम करें जीवन का, चाहे हम अपने दैनिक जीवन का काम करें, चाहे हम किसी व्यवसाय में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, किसी नौकरी में जाएं, स्वयं का धंधा खोलें, स्वयं अपना काम करें, सबके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट आवश्यक होता है। मैनेजमेंट को यदि हम सामान्य रूप से परिभाषित करें तो ये जो मैनेजमेंट वर्ड है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड है मैनेज, उसके बाद मैन और तीसरा जो टी का मतलब है टेक्निकल तरीके से। इसको सामान्य हिंदी में हम कहें तो निश्चित रूप से कहेंगे कि लोगों से काम करवाने की कला ही क्या कहलाती है, मैनेजमेंट। अब जब हम लोगों से काम करवाना चाहते हैं तो लोगों से काम अपने आप तो हो नहीं सकता है, उसके कराने की कला होना चाहिए। किसी भी संस्थान में आप देखते होंगे कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, घर के कर्मचारी हैं, आपके ऑफिस का काम है, आपकी क्लास का मैनेजमेंट है, सबके पास जो है कुछ ना कुछ काम करवाने की एक स्थिति बनती है कि कैसे हम काम करवाएं। तो जब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे हम जो है बहुत अच्छा काम करें, और किसी भी आदमी की सफलता उस एक मैनेजमेंट पर ही निर्भर करती है। कई बार हम जो है सामान्य कार्यक्रम में जाते हैं और जब उसके आगे लौट के हम देते हैं फीडबैक, कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य। उसी कार्यक्रम के बाद एक अगले कार्यक्रम में जाते हैं, हम कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी, ना मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट था, ना कुर्सी थी, ना बैठने की जगह थी, जबरदस्ती खड़े रहे और समय बर्बाद करके आए, क्यों इतने लोगों को बुला लिया था। इस तरह से हम बातें करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि किसी का मैनेजमेंट अच्छा था और दूसरे का मैनेजमेंट खराब। तो लोगों से काम करवाने की कला ही मैनेजमेंट है। लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी के मैनेजमेंट में मुख्य रूप से 2 चीजें आती है। एक तो आपका क्यों आना, मतलब भौतिक तत्व जिसको हम कहेंगे लोगों से काम, और दूसरा जो है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत चीजें जिसमें हम किताबें भी उगा सकते हैं, बिल्डिंग भी कह सकते हैं, फर्नीचर भी कर सकते हैं। यानी आपको लोगों से काम भी करवाना है और आपको प्रॉपर व्यवस्था भी करना है। इन दोनों का मैनेजमेंट आप किस तरह से कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में, आपकी लाइब्रेरी की सफलता, आपकी लाइब्रेरी के कार्य उसी बात पर निर्भर करते हैं। तो निश्चित रूप से सामान्य रूप से जो है यदि मैनेजमेंट की बात हो तो 3 विशेषताएं हो गई। एक तो ये जो है मैनेजमेंट जो है क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने मैनेजमेंट कर दिया, अगले दिन हमें पुनः उसी की। इसके अलावा जो है इसमें जो है हमें क्या प्री प्लान, कोई भी चीज़ की हमें प्लानिंग करके। इसके अलावा इसका कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रण भी होता है। बिना नियंत्रण भी हमारा जो है मैनेजमेंट सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट का कोई ना कोई उद्देश्य भी होता है। बिना उद्देश्य के हम अपने जीवन में कोई काम नहीं करते। ठीक इसी तरह से जब हम मैनेजमेंट करते हैं लाइब्रेरी का तो उसके मैनेजमेंट में भी जो है कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सामान्य रूप से एक वैज्ञानिक थे जिनकी परिभाषा क्लास में लिखी जाती है, इट इज कॉल्ड हेनरी फ्योल। और जब हम हेनरी फ्योल की बात करते हैं तो हेनरी फ्योल ने जो है मुख्य रूप से कहा था कि हेनरी फ्योल की जो परिभाषा थी उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रबंध का सिंपल आशा है, सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट है सबसे पहले प्लानिंग, योजना बनाना, उसके बाद योजना बनाने के बाद उसको व्यवस्थित करना और उसका कंट्रोल करना। तो 3 चीजें उन्होंने मैनेजमेंट के संबंध में कि लोगों से कोई भी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों से काम करवाने की कला, और काम करवाने की कला की जब बात आती है तो हम किस तरह से अपनी बात को कह रहे हैं,
इस तरह से अपने आप को रख रहे हैं। इन सब बारे में जो है बातें जो होती हैं, इट इज मैनेजमेंट। इसके बाद जब बात आती है कि मैनेजमेंट जो है इसकी उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जब हमारा जीवन अस्तित्व में आया उसी समय से मैनेजमेंट का एक अपना अस्तित्व रहा है और एक अलग महत्व रहा है। हमेशा हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है। और यदि हम मैनेजमेंट के लेवल की बात करें तो मुख्य रूप से आप देखते हैं तो मैनेजमेंट की 3 लेवल होता है। ये पूछा जा रहा है परीक्षा में कि मैनेजमेंट के स्तरों को प्रभावित की परिभाषित कीजिए। तो ये जो मैनेजमेंट के स्तर होते हैं ये 3 होते हैं। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का स्तर होता है टॉप मैनेजमेंट को हम कहेंगे सर्वोच्च प्रमुख। इस प्रमुख की बात जब आती है तो प्रमुख का मतलब ये हुआ कि जो है संस्था का शीर्ष होता है, पॉलिसी मेकर होता है, जो नीति निर्धारक होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट। दूसरे नंबर का जो मैनेजमेंट होता है वो मिडिल मैनेजमेंट होता है। इस मिडिल मैनेजमेंट में जो है जो टॉप मैनेजमेंट ने निर्णय लिए, जो नीति बनाई है, उन नीतियों को पालन करना, उन नीतियों को लागू कर। और तीसरा जो है आपका लोअर मैनेजमेंट जो रहता है, ये सीनियर लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा जो काम दिए जाते हैं उनके दिए गए निर्देश होगा। तो इस तरह से जो है जब आप सिंपल मैनेजमेंट की आप देखते हैं कि 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल में जब आप बात करते हैं तो सबसे पहला मैनेजमेंट होता है टॉप मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं सर्वोच्च प्रबंधन। दूसरा होता है मिडिल मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रबंधन। और तीसरा जो होता है लोअर मैनेजमेंट या निम्न प्रबंधन। तो ये मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं। तो इसके बारे में आपको देखना तो मैनेजमेंट से कितने लेवल, मैनेजमेंट की तरफ से 3 लेवल में बटा हुआ रहता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। इसके बाद जब बात आती है कि मैनेजमेंट जो है इसका क्षेत्र कहाँ हो सकता है, क्षेत्र का निश्चित रूप से इसका व्यापक है। मैनेजमेंट का क्षेत्र ऐसा नहीं है कि लिमिटेड हो। प्रबंधन का कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का कार्य क्षेत्र कहाँ तक होता है, तो मैनेजमेंट के कार्य क्षेत्र की बात आती हो तो चाहे कोई वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल, यदि हमारा वित्तीय प्रबंधन सही होगा तो निश्चित रूप से हम सही ढंग से काम करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद अगला जो चैलेंज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सही ढंग से आप किसी भी चीज़ को वितरित करेंगे। आपके कर्मचारियों का प्रबंधन भी होना चाहिए बहुत अच्छे से। आपका जो ऑफिस का मैनेजमेंट है वो भी एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट है, यानी जीवन का ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ हमारे मैनेजमेंट का कार्य क्षेत्र ना हो। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मैनेजमेंट का क्या कार्य क्षेत्र है, तो सिंपल हम बता सकते हैं कि मैनेजमेंट के जब कार्य क्षेत्र की बात आती है तो मैनेजमेंट जो है जीवन के हर पहलू में हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे कार्यालय की बात आपके पैसे का हो, चाहे कर्मचारियों का प्रबंधन हो, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी प्रोडक्शन का मैनेजमेंट हो, परचेजिंग का मैनेजमेंट हो, सब चीज़ों में जो मैनेजमेंट की आवश्यकता। तो ये एक अगला बात हमने जो बताई आपको कि मैनेजमेंट के लेवल के बाद अगला होता है कि मैनेजमेंट का स्तर क्या होता है, मैनेजमेंट का स्कोप क्या होता है, मैनेजमेंट का क्षेत्र क्या होता है। इसके बाद जब आप आते हैं कि मैनेजमेंट जो है, जब लाइब्रेरी में मैनेजमेंट की बात आती है तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट हमने इसके पहले भी बताया कि 2 चीज़ों पर निर्भर होता है। सबसे पहले तो लाइब्रेरी की आप कल्पना करो, क्या आप कोई किसी भी लाइब्रेरी का बना दिया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको किस चीज़ का मैनेजमेंट करना है। 2 तरह का, सबसे पहला तो आपका ह्यूमन का मतलब आपके अधीनस्थ कर्मचारी, कैसे आप उनसे काम करवा सकते। और दूसरा जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब कि आप अपनी पुस्तकालय की सेवाओं को किस ढंग से बेहतर में प्रदान कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइब्रेरी की सेवाओं को और बेहतर ढंग से प्रदान कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट जो है हमेशा 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, आपके कर्मचारी और आपकी सुविधाएं। सुख सुविधाओं से मतलब आपके पास किस तरह की अत्यंत सामग्री है तो आपने उसको किस ढंग से मैनेज किया। इसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस ढंग से किया है। आपके पास जो ऑफिस का फर्नीचर है उस फर्नीचर को आप किस ढंग से मैनेज कर रहे हैं। आप जो है इस फर्नीचर के साथ साथ जो है आप अन्य चीज़ों को और किस ढंग से मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे मैनेजमेंट का एक पार्ट होती है। इसके बाद अगली बात जो आती है कि मैनेजमेंट के कार्य क्या होते हैं। ये सारा का सारा एक सिंपल आपसे प्रश्न है जो पहली यूनिट में है, यहीं से ही बनेगा। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है, आ जाएगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला पूछा जाएगा कि प्रबंधन का क्या कार्य क्षेत्र है। उसके बाद अगला पूछा जाता है कि प्रबंधन के कितने लेवल होते हैं। और अगली जो बात आती है कि मैनेजमेंट की कार्य क्या। जब हम मैनेज के कार्यों की बात करते हैं, प्रबंधन के कार्यों की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के कार्यों जो हैं मुख्य रूप से जो होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था
ल्यूथर क्लिक। क्या नाम था उनका? ल्यूथर क्लिक। और जो ल्यूथर क्लिक ने जो है मैनेजमेंट के कार्य बताए, उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को कहते हैं पोस्ट कार्ब, POSD-CORB। ये सिद्धांत जो है उनका कहलाता है पोस्ट कार्ब सिद्धांत। तो जब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि मैनेजमेंट के कार्यों की बात कीजिए, तो मैनेजमेंट के कार्यों को बताने के लिए जो है ल्यूथर क्लिक ने एक सिद्धांत के लिए जो एक कानून दिया है, इसका पोस्ट कार्ब सिस्टम, POSD-CORB। अब इसके अलग अलग मीनिंग है। जैसे पहला वर्ड है आपका पी से वहां का प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है नियोजन, जिसको हिंदी कहते हैं। प्लानिंग के बाद दूसरे नंबर पर होता है PO का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। S का मतलब होता है स्टाफिंग, जो आपके पास कर्मचारी। P का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने वाला। POSD-CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय के साथ आप। CORB, P का R का मतलब होता है रिपोर्टिंग। कोई ना कोई आदमी जो है अधिकृत होना चाहिए कि रिपोर्ट करेंगे आपके किए गए सारे रिपोर्टिंग। और B का मतलब होता है लास्ट में, B का मतलब होता है बजट, यानी कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्थान हो, बिना बजट की नहीं चल सकता। तो इस तरह से प्रबंधन के कार्यों की जब बात आती है, तो प्रबंधन के कार्यों के लिए मुख्य रूप से वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था ल्यूथर क्लिक ने जो है काम जो दिए, वो काम दिए, उनको कहते हैं हम पोस्ट कार्ब सिस्टम, POSD प्लानिंग, POSD-CORB प्लानिंग। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्शन, POSD-CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन के काम करना, R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और B का मतलब होता है बजटिंग। तो इस तरह से ल्यूथर क्लिक का जो सिद्धांत है, इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है। प्रबंधन के कार्यों के लिए ल्यूथर क्लिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन। अब इसके बाद जब हम देखते हैं P, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो है हम किसी भी काम को करें, बिना प्लान के कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप बिना प्लान के कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से वो काम सफल नहीं होता। उसमें प्लानिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी भी काम को करने का सोचें, इवन कि आप लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने का सोचें, तो एक प्लानिंग बना के रखें कि हमें कितने साल के लिए बनाना, हमने कितने पाठकों की आ सकते हैं, 10 साल बाद कितने रीडर्स आएंगे, इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी। हम मकान बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि नहीं? और कई बार आपने देखा होगा कि बिना प्लान के जो काम होते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों? तो उनके पास एक आइडिया नहीं रहता। बिना आइडिया के लोग, बिना पूछे पाछे, बिना एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के जब कोई भी काम किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? असफल हो। तो अब सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपको मैनेजमेंट करना है, तो उसका एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वही है कि आप सिस्टमेटिक से प्लानिंग के बाद जो है दूसरे नंबर पर होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। आप प्लानिंग तो कर ली, पर प्लानिंग किसी न किसी संगठन के लिए, किसी न किसी संगठन के द्वारा की, चाहे आपका शासकीय संगठन हो, चाहे कोई आपका प्राइवेट संगठन हो। इवन आप प्राइवेट और संगठन के व्यक्तिगत यदि आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसका संगठन कौन हो गया? आपके फादर हो, जो आपको फाइनेंशियल रिसोर्स दे, उनसे आप सलाह लें। तो दूसरे नंबर और जो महत्वपूर्ण होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, घर के रूप में हो सकते हैं, किसी शासकीय संस्था में काम कर रहे हैं तो आपकी हायरार्की हो सकती है, ये उच्च अधिकारी होते हैं। आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो जो आपकी प्राइवेट अथॉरिटी होती है उसका, आप व्यक्तिगत यदि कोई काम शुरू कर रहे हैं तो व्यक्तिगत काम के लिए जो आप बड़े बुरे उनसे आप परामर्श करें। एक सिस्टमेटिक हमें ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। दूसरे शब्दों में ऑर्गेनाइजेशन ये भी है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसके लिए आपको किस तरह के संगठन की आवश्यकता, कितने कर्मचारी लगेंगे, किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे, किस तरह से आप उसको जो है यूज करेंगे। आप देखिए, कल मैं एक सेमिनार में था, उस कह रहे थे कि सर लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशन में हजारों के लोग जो है प्रोफेशन ढूंढ ही नहीं रहे बड़े बड़े महानगरों में, खुद की अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी खोल के पैसा कमा रहे हैं। और थोड़ा आइडिया हो जाता है वेबसाइट सर्च करवाने का, रिसर्च का धीरे धीरे उन्हें आइडिया हो जाता है। जैसे रिसर्च टूल्स जो बड़े महानगर है, आपकी जो PhD होती है उसकी हेल्पिंग हैंड बन गई है लाइब्रेरीज। प्राइवेट लाइब्रेरीज को ज़्यादा लोग प्रेफर करने के कल बड़े अहमदाबाद और बहुत दूर दूर से जो लोग आए थे वो बता रहे थे कि लाइब्रेरीज के फील्ड में अब एक सेक्टर ऐसा आ गया है जिसको प्राइवेट सेक्टर है। वो कॉन्सेप्ट अपने छोटे शहरों में भी आने लगा है, पर अभी लाइब्रेरी केवल हमने इंटरनेट तक देती है। इसी को यदि हम टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित करते हैं, बच्चों को पत्रिकाएं दें, आप उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें भी दें, निश्चित रूप से आपको शुरू में आवक कम होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है इसका स्कोप और भी बढ़ते जाए। तो ये जो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पर जो बात होती है, हम किसी भी चीज़ को प्लान वे में काम करते हैं तो उसको जो है हमें किसी न किसी संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन जो है ये निर्धारित करता है कि आपको किसके लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता हो।
इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना की आवश्यकता। इसके बाद तीसरी जो बात आती है, पीओ के बाद जो है एस का मतलब होता है स्टाफिंग। इवन आप जो है चाय की दुकान खोलते हैं तो उसमें जो है आपको कैपेसिटी कलेक्ट करने वाला चाहिए। जब आप एक चाय की दुकान खोलें तो आप उसमें प्लान करें यार आप कहाँ खोलें, किस जगह में खोलेंगे वो दुकान चलेगी। उसके बाद जब आप ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं तो उसके कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको कहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आपको कौन इसके लिए पैसे देगा। तीसरा स्टाफिंग, मतलब आपको उसमें जो है कितने कर्मचारी लगेंगे छोटी सी चाय की दुकान से। और जब आपने प्लान कर लिया कि हम एक ऐसी जगह पर प्लान का मतलब ये हुआ कि हमने कहीं भी खोली बिना प्लान, और जब हमने एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ खोली कि नहीं ग्राहकों की पसंद कहाँ रहेगी, कहाँ खोलेंगे, आप किस तरह से उसको यूज करेंगे, किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप वही दुकान बहुत अच्छी चलेगी। तो ये जो मैनेजमेंट है ये कोई कोर्स का पाठ्यक्रम नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का है। आप किसी भी कोर्स को करते हैं उसके बारे में भी सिस्टम, आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आप उसका एक प्रॉपर प्लान बनाएं। इसकी ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट जब आप देखते हैं तो हर यूनिट में जो है 10 चैप्टर, इसका मतलब 10 गुणा 10 मतलब 100 चैप्टर हो गए। जब ये 100 चैप्टर हो गए तो हर चैप्टर में अभी कम से कम 5-5 चीजें आप जब देखेंगे पूरा प्रोस्पेक्टर, तो इस तरह से 500 टॉपिक आपको, अब 500 टॉपिक जब आपको पढ़ना है तो आपको एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपके लिए हर 6 महीने में यूजीसी नेट का एग्जाम आता है, उसमें जो है ये टॉपिक को हमें कैसे काम। जब आप देखते हैं कि यूजीसी में प्लानिंग में ये भी देखते हैं आप रखते हैं तो कौन सी यूनिट पर ज़्यादा चल रहा है। वर्तमान में 7वीं और 8वीं यूनिट के 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं को उतना मार्क नहीं मिलता। आप पूरे का पूरा पाठ्यक्रम देखें तो 7वीं और 8वीं यूनिट में उन्होंने पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो है पेंसिल और प्रवास। तो किस टॉपिक पे ये प्लान, जब अपन पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करने बैठते हैं, आपने उठाया 20 क्वेश्चन पढ़ लिया, पुराने 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे, इट इज नॉट ए सिस्टमेटिक प्लान। आपने 40 मिनट की क्लास पढ़ी और उसके बाद जो है अगले दिन हम पूछते हैं कि यार कल क्या पढ़ाया था, पेपर का नाम क्या है, एक सरल सा प्रश्न पूछते हैं, आपको पता ही नहीं। इसका मतलब आपकी प्लानिंग जो है सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रही। आप जो है किसी भी काम को करते हैं तो उस काम के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, प्लानिंग से काम, कितना समय है आपके पास, उस समय में आप कैसे कंट्रोल करें। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा जो है स्टाफिंग। यदि हम किसी भी लाइब्रेरी में काम करते हैं, तो बिना स्टाफ के हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते। एक स्टाफ ऐसा है जो सर्कुलेशन सेक्शन में चाहिए आपको, एक स्टाफ ऐसा है जो आपको रीडिंग रूम के लिए चाहिए बच्चों, एक स्टाफ ऐसा चाहिए जो आपकी प्रॉपर साफ सफाई करे, एक स्टाफ ऐसा चाहिए जो स्वीपर का काम करे, आपके टॉयलेट, बाथरूम, लैट्रिन सारे साफ कर सकते। तो ये जो है इसके अलावा एक ऐसा कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जो कंप्यूटराइज्ड वर्क की लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक कर सके। इसके बाद आप प्लानिंग बनाएंगे कि उनको प्रॉपर बैठने की जगह हो, सबकी पार्ट हो। तो ये जो है कितना स्टाफ लगेगा किसी भी लाइब्रेरी में, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये भी जो है आपके मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण पार्ट। तो तीसरे नंबर पर जो हमने बताया आपको POS, उसके बाद तीसरे के बाद चौथे नंबर पर होती है टी का मतलब होता है डायरेक्शन या दिशा निर्देश। क्यों हमें ऊपर के आदेश आते हैं, क्यों, क्योंकि उन पर हमारी शिक्षा जारी करना, हमें घमंड ना आए, हम अपना काम अपने हिसाब से ना करें। तो ये जो है इस सब को कंट्रोल करने के लिए इस चीज की जरूरत होती है, डायरेक्शन, दिशा निर्देश से हमें दिशा मिलती है। हमें गाइडिंग आप पूछते हैं टीचर से, क्या पूछते हैं, क्या मिलता है उसे, डायरेक्शन तो ही मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है। कई बार आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे, क्या है, वो डायरेक्शन है। तो आपका मैनेजमेंट तब शुरू होगा, तब अच्छा बनेगा जब जो है आपको प्रॉपर डायरेक्शन, और आप यदि किसी को डायरेक्शन देने के काबिल है तो आप उसको प्रॉपर डायरेक्शन दीजिए, उसको भी आप एक सिस्टमैटिक के डायरेक्शन। इसके बाद अगली जो बात आती है इसका कोऑर्डिनेशन, CO कोऑर्डिनेशन की जब बात आती है तो निश्चित रूप से बिना सहयोग के कोई भी काम संभव है। आपको जो है पुस्तकालय कर्मचारियों के बीच में क्या होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनना चाहिए, एक दूसरे की बात सुनने के साथ साथ उसकी और कौन सी आवश्यकताएं होती है उसके बारे में विचार होना चाहिए। CO के बाद फिर होता है R का मतलब होता है रिपोर्टिंग। तो कोई भी जो है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेते हैं तो आप जो है किसी काम को करने के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप जो है अपनी अथॉरिटी के लिए जवाब देने के लिए सक्षम होना चाहिए, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। एक सिंपल उदाहरण अभी जो है हमने प्रश्न पूछा कि सेकेंड पेपर काय का है, ये आपकी रिपोर्टिंग है, आप और तब कहाँ रिपोर्ट करें, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, ये रिपोर्टिंग को इस रूप में भी ले सकते हैं। यदि हमारा कोई अधिकारी आया वो पूछता है कि टोटल आपकी लाइब्रेरी में कितना कलेक्शन है, इट इज रिपोर्टिंग। अब तक क्या होता है 17,000 किताबें, कितनी किताबें इशू हैं, आपका स्टेटिक्स बताना चाहिए आपको, इट इज रिपोर्टिंग। इसके अलावा आपको कौन सा दायित्व सौंपा गया है, आप उस दायित्व का निर्वहन किस ढंग से कर रहे हैं, आपको जो काम सौंपा गया है वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। तो निश्चित रूप से यदि आप सही ढंग से करेंगे तो आपका काम सही, इट इज रिपोर्टिंग। POSD COR और लास्ट का जो होता है इट इज बजट। बिना पैसे के कोई भी मैनेजमेंट से सफल नहीं हो सकता। सफल के अलावा जो है प्रबंधकीय मैनेजमेंट जो है बिना पैसों के सफल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से यदि हमें अपनी पुस्तकालय को
अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक करना है तो हमारे पास प्रॉपर बजट होना चाहिए। और जब हम बजट की बात करते हैं कि किस तरह का बजट हो, कितने रूप में बजट हो, तो उसके लिए हमें क्या बनना चाहिए, पहले प्लानिंग चाहिए। जब आपने एक सिस्टमैटिक प्लानिंग बनाई है कि हमें किस चीज़ में कितना पैसा खर्च करना है, तो निश्चित रूप से आपका वो काम जो है प्लानिंग, उसके बाद आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, किसका कितनी जरूरत पड़ेगी, किसको आप डायरेक्शन निर्देश देंगे, सहयोग के साथ काम करेंगे, रिपोर्ट करने का काम करेंगे, आप अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। और बी का मतलब होता है बजट, जिसमें आप प्रॉपर बजट प्रदान करेंगे। आपको कितनी राशि की आवश्यकता है और वो राशि जो है आप किस रूप में व्यय कर सकते हैं, किस राशि को जो है कहाँ कहाँ व्यय कर सकते हैं, ये सारे बारे में जो है विवरण भी होना चाहिए। तो ये जो है ये आपका एक सिद्धांत है, इट इज जो कौन सा सिद्धांत होता है, ये हेनरी ल्यूथर के। क्वेश्चन जो है दो तरह से पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि प्रबंधकीय कार्यों की व्याख्या कीजिए, तो प्रबंधकीय कार्य जो होते हैं ये इसी तरह से लिखे जाते हैं। यही प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जाता है कि प्रबंधकीय कार्यों के लिए ल्यूथर गिलिट ने जो है एक सिद्धांत दिए है, उन सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक व्याख्या। तो दोनों के लिए जो है ये बातें आती हैं इस तरह से हमें। इसके बाद अगली जो बात आती है वो आपके मैनेजमेंट की कौन कौन सी विचारधारा। निश्चित रूप से विचारधाराओं की जब बात आती है तो एक समय था कि हमारे देश की साक्षरता अलग थी, महिलाओं की रहन सहन अलग था, उनके लिए सामाजिक मान्यताएं अलग थी। धीरे धीरे जो है विचारधाराएं बदली, उसके बाद नए रूप में आई। आज वर्तमान में जो हम IT के समय में रह रहे हैं तो विचारधाराएं अलग नहीं, किसी तरह से समय के साथ साथ कहते हैं कि समय बलवान होता है, जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करता है लोगों की विचारधाराएं समय के साथ बदलती जाती है। तो जब विचारधाराओं की बात आती है, जब समय के साथ विचारधाराओं के बदलने की बात आती है, तो लाइब्रेरी की जो है मैनेजमेंट के लिए जो है इसकी कई विचारधाराएं। ये सबसे पहली विचारधारा कहलाती है, वो कहलाती है आपकी परंपरागत, इसका शास्त्रीय विचारधारा। इस परंपरागत विचारधारा की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत, किसी एक व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियां निहित होती। एक राजा के रूप में काम करता था और सारे के सारे उसकी बात मानते। तो ये जो पहली प्रबंध की विचारधारा थी वो थी परंपरागत, क्लासिकल मैनेजमेंट था। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को ये विचारधारा मानती। उसमें जो है केंद्रीय की जो शक्ति रहती थी, किसी एक व्यक्ति के पास पूरी के पूरे अधिकार रहते थे और वह उन अधिकारों का उपयोग कार्य करवाने के लिए करता, वही आदेश देता था, वही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था और वो एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता था। इस तरह से अपन राजा कह सकते हैं। जो केंद्रीय शक्तियां रहती थी, परिवार में भी एक मुखिया होता था, उसी का बोल चालक रहता था, उसी का बोलवाला रहता था। इस तरह की विचारधारा जो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, जो सेंट्रलाइज्ड होती है, किसी केंद्रीकृत विचारधारा होती है, इस विचारधारा को जो है हम कहते हैं क्लासिकल मोड ऑफ थिंकिंग या परंपरागत विचारधारा या शास्त्रीय विचारधारा। इसमें जो है इसको हम नौकरशाही व्यवस्था भी कहते हैं, न्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। इसमें कहीं से विकेंद्रीकरण की बात नहीं। इसके लिए जो है ये पूछी जाती है कई बार कि वो इस विचारधारा जो व्यक्तिवाद को प्रधानता देती है उस विचारधारा को कहते हैं, तो तीन नाम लिख दिए। इसके बाद इस विचारधारा के जो जनक थे या जो मानने वाले थे, दो तीन लोग हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हेनरी फ्योल। उस समय के वैज्ञानिक भी थे वो मैनेजमेंट के। इसके अलावा दूसरे ओरविग थे, तीसरे जो है बर्नार्ड थे और चौथे थे मैक्स वेबर। ये तीन चार लोग जो थे उन्होंने प्रबंध की इस विचारधारा। इसके बाद अगली जो विचारधारा आती है वो आती है नव परंपरा, न्यू क्लासिकल। ये जो है परंपरागत विचारधारा का यदि हम समय माने तो सब तो जो है इतनी मैनेजमेंट था नहीं, परंतु लगभग 1820 के बाद जो है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो 1880 से जो है 1920 तक लगभग 40 साल जो है यही परंपरा रही कि केंद्रीय शक्ति। और उस विचारधारा को जो मानने वाले व्यक्ति थे वो ओरविग थे, बर्नार्ड थे, मैक्स वेबर थे। इसके बाद दूसरी जो विचारधारा आई उसको कहते हैं नव परंपरा। ये 1920 से 1950 के आसपास। इसमें इन्होंने जो है सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण। मतलब ये होगा कि लोगों को अधिकार हस्तांतरित किए जाए, लोगों को अधिकार बांटे जाए। लाइब्रेरी है तो अकेला लाइब्रेरी का मैनेजमेंट केवल लाइब्रेरी ये ना करे, उनके बाद जो उसकी जो दूसरे की अथॉरिटी है, उसके जो नीचे के लोग हैं उन सबको अधिकार प्रत्याशित किए जाए, उनको अधिकार दिए जाए। इस तरह की विचारधारा जो है दूसरी विचारधारा जो 1920 से 1950 तक आई, उस विचारधारा को कहते हैं हम नव परंपरागत प्रवर्तन विचारधारा, नव परंपरागत न्यू क्लासिकल। इसमें जो है मुख्य रूप से किस चीज की स्टडी होने लगी, लोगों के बिहेवियर की। जब केंद्रीकृत होगा तो निश्चित रूप से लोग आपस में मिलेंगे, अपने अधिकारों की बात होगी। तो ये दूसरे जिसका जो नाम है कोई ह्यूमन रिलेशन को बात करती है, मानवीय विचारधाराओं, मानवों को आपस में जोड़ने का काम करती है, व्यवहारवाद का सिद्धांत सदस्य। इसके जो है मुख्य रूप से इसके जो थी
प्रवर्तक वो थे मैग ग्रोगर। पहले ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है इस सिद्धांत को माना। इसके बाद तीसरी जो परंपरा आई, 1950 का दशक आया, धीरे धीरे साक्षरता में वृद्धि हुई, लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आई, तो निश्चित रूप से ये विकेंद्रीकरण की विचारधारा जो है ये भी बदल गई। अब ये बन गई आधुनिक मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम। और जब मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम आया तो ये जो है ये बेस पर हो गई साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रबंधन। किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टमैटिक ढंग से एक्सपेरिमेंट करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसके आधार पर निर्णय लेना। तो तीसरे तरह की जो परंपरा है वो कहलाती है वैज्ञानिक विचारधारा, आधुनिक विचारधारा। और ये जो आधुनिक विचारधारा है ये 1950 से शुरू हुई और आज तक इसके जो है इस पर कई तरह की ऑपरेशनल रिसर्च हुई, इंडस्ट्रियल रिसर्च को बढ़ावा मिला। इसमें जो है हमेशा जो है इस चीज पे आने लगी आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक। पहले जो है लोगों के ह्यूमन रिलेशन पर बात होती, अब ह्यूमन रिलेशन की जगह किस ह्यूमन रिलेशन मानवीय संबंधों में खत्म हो गए, विचारधारा ही खत्म हो गई। अब तो निश्चित रूप से पैसेवाद को बढ़ावा। तो ये जो विचारधारा है साइंटिफिक विचारधारा, ये मुख्य रूप से किस चीज पे डिपेंड हो गई? इकोनॉमी, आर्थिक रूप से संपन्न हो। इस विचारधारा के लोग जो है मॉडर्न तरीके से काम करने की बात, अब लोगों की जरूरत नहीं बची उन्हें। वो कहने लगे कि सारी की सारी चीजें क्या कर सकती हैं, कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है, मशीनों के माध्यम